तो चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। जो ये हमारे सामाजिक विज्ञान का तीसरा भाग है, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। इसके अंतर्गत जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा अध्याय 6 है, संचार के माध्यमों को समझना। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने जो ये अध्याय 6 है, संचार के माध्यमों को समझना, इसके भाग 1 पर चर्चा की। तो चलो एक बार पुनः स्मरण करते हैं। उसके अंतर्गत हमने देखा संचार के जो माध्यम है उसका उपयोग किस प्रकार से होता है, और साथ में विभिन्न प्रकार की नई जो तकनीकें आ रही है, नई तकनीकें, उसमें क्या क्या बदलाव हमारे को देखने को मिला, और साथ में धन का और संचार के माध्यमों का है ना जो किस प्रकार से संबंध है। इसमें हम है ना जो टीवी का जो सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष के बारे में भी हमने वहाँ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसी अध्याय 6 के भाग 2 के अंतर्गत संचार के माध्यम व लोकतंत्र, कि संचार के माध्यमों से लोकतंत्र किस प्रकार से प्रभावित होता है और किस प्रकार से जो एजेंडा और मसौदा तैयार किया जाता है। तो चलो अध्ययन करते हैं, शुरुआत करते हैं भाग 2 के अंतर्गत संचार के माध्यम और लोकतंत्र। हम सब जानते हैं कि हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है। और लोकतंत्र में की जो सबसे बड़ी पहचान होती है कि जनता को जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से जो दी जाती है, उनका बहुत ही क्या है, संचार माध्यमों का इनका है ना जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। किसमें? लोकतंत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि लोकतंत्र में है ना जो मीडिया सरकार का चौथा स्तंभ कहलाता है, वो सरकार के कार्यों को प्रभावित करता है। जनता इसके संचार के साधनों के माध्यम से ही सरकार के विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में जान पाती है, अच्छे बुरे के बारे में जान पाती है। तो इसके लोकतंत्र में है ना संचार के साधनों का क्या है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक ये जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार के काम कर रही है। जैसे कि हमने पहले जाना कि सरकार के कामों के बारे में है ना हमारे को जानकारी कहाँ से मिलती है, संचार के साधनों से, कि सरकार किस प्रकार से तो काम कर रही है, वो सही है या नहीं है। यदि लोग चाहते हैं तो समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब लोग समाचार माध्यमों के से ही विभिन्न प्रकार की जानकारी जुटाते हैं, और विभिन्न प्रकार की घटनाओं के आधार पर लोग है ना जो सरकार पर क्या कर सकते हैं, कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब सरकार पर कार्रवाई कैसे होगी? विभिन्न प्रकार के रैली, प्रदर्शन, आम सभा के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। अब यहाँ देखा जा रहा है विभिन्न प्रकार के जो है ना समाचार पत्र यहाँ पर एक चित्र के द्वारा आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं समाचार पत्रों की है ना वो है ना जो टेलीविज़न भी हो सकता है, न्यूज़ चैनल भी हो सकता है, और रेडियो के माध्यम से भी समाचार आपके पास आते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से भी आते हैं। इन सभी से लोकतंत्र की में है ना जो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इन सभी से लोकतंत्र प्रभावित होता है, सरकारें प्रभावित होती है। किनसे? इन संचार के साधनों से। और इनका विस्तार से हम अध्ययन करते हैं। ऐसे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर भी, अब जैसे हमने किसी के बारे में, सरकार के बारे में, किसी घटना के बारे में हमने पढ़ा और उसमें उस सरकार का पक्ष जाना हम, तो हम हमारा विरोध प्रदर्शित करेंगे सरकार के समक्ष। तब हम संबंधित मंत्री को पत्र भी लिखेंगे और सार्वजनिक विरोध भी, आम सभा करेंगे, रैली करेंगे उसके माध्यम से भी, और साथ में हस्ताक्षर अभियान के द्वारा भी हम क्या करते हैं, सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, और सरकार फिर आपके पक्ष को सुनती भी है और संबंधित कार्रवाई भी करती है। विचार करने का आग्रह भी कर सकते हैं, और साथ में है ना जो सरकार को किसी बात के लिए पुनः विचार करने का आग्रह भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या जाना कि वास्तव में लोकतंत्र में है ना जो सरकारें विभिन्न प्रकार के संचार के साधनों से है ना जो प्रभावित होती है, उनका संचार के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर अदा किया जाता है। जानकारी देने में संचार के माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि जानकारी हमारे को मिल रही है संचार के साधनों से, जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से या टीवी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, लेकिन क्या वो जानकारी संतुलित है? क्या उसके सभी पक्षों को उजागर किया गया है? क्या सभी दृष्टिकोणों को उजागर किया गया है? ये हमको देखना होता है।
क्योंकि समाचार पत्रों या न्यूज़ चैनल होते हैं टीवी के, उन पर है ना जो किसी न किसी का दबाव होता है, किसी न किसी का नियंत्रण होता है, और उन दबावों की वजह से वो वास्तविक खबर या वास्तविक है ना समाचार दे नहीं पाते हैं। 2 उदाहरणों के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में सभी समाचार है ना जो संतुलित रिपोर्ट देते हैं। तो 2 उदाहरण लेंगे, 2 अलग अलग समाचार पत्र के हम यहाँ पर उदाहरण लेंगे और उसको समझेंगे कि वास्तव में क्या समाचार पत्रों के द्वारा संतुलित रिपोर्ट हमारे को मिलती है, हम उसको देखते हैं या सुनते हैं, क्या उसमें सभी पक्षों को उजागर किया गया है। तो चलो समझते हैं। यहाँ पर 2 समाचार पत्रों की रिपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको स्लाइड के माध्यम से। यहाँ पर है एक तो न्यूज़ ऑफ इंडिया जो एक समाचार पत्र है उसकी रिपोर्ट है, और दूसरा है इंडिया डेली की रिपोर्ट। अब बच्चों जो आपकी किताब में ये दिया गया है, अब इसमें किस पर रिपोर्ट दिया गया है? दोनों एक ही जगह पर जो घटना घटित नहीं है, जो घटना घटित हुई है उसकी रिपोर्ट दी गई है। वो घटना क्या है कि सरकार द्वारा किसी शहर में जो बहुत सारे जो कल कारखाने थे उनको बंद करने का क्या दे दिया गया है? आदेश दे दिया गया है। और उस बंद करने के आदेश के फलस्वरूप जो दोनों में अलग अलग प्रकार की खबरें छपी है। तो पहली जो हम खबर है न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जो देखो हेडिंग क्या है, प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। अब देखो यहाँ पर कारखाना बंद कर दिया गया, तो यहाँ पर कौन सा पक्ष उजागर किया? सरकार, वो समाचार पत्र ने कौन सा पक्ष उजागर किया? यहाँ पर कौन सा समाचार है? न्यूज़ ऑफ इंडिया। इसने कहा कि सरकार द्वारा जो प्रदूषण फैलाने वाले विभिन्न प्रकार के जो कारखाने थे उनको बंद करने का फैसला किया गया है, और इस कारण से जो कारखाना के जो मालिक है या जो मज़दूर है उन्होंने क्या किया? सड़क जाम कर दिया, चक्का जाम कर दिया। यहाँ पर ये दिया गया है। और अब यहाँ पर इस पक्ष को उजागर किया है कि अगर कारखाने बंद रहेंगे प्रदूषण नहीं फैलेगा और लोग शांतिमय जीवन यापन करेंगे। साथ में एक जो वहाँ के गणमान्य नागरिक है उन्होंने भी कहा कि हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ में यह आवश्यक है, कारखानों का जो ये बंद करने का जो निर्णय है सरकार का, ये वास्तव में सही है, क्योंकि हमारे शहर को हरा भरा रखने के लिए कारखानों को बंद करना पड़ेगा और साथ में साफ़ सुथरा भी रहे। तो इसमें न्यूज़ ऑफ इंडिया में इस प्रकार की रिपोर्ट देखने की मिली। अब दूसरी रिपोर्ट देखते हैं हम, इंडिया डेली की रिपोर्ट। ये भी संबंधित तो उसी से है, कारखानों को बंद करने पर। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हेडिंग में देखते हैं, इसमें कारखाना बंद होने से घोर अशांति। अब यहाँ पर जब कारखाना बंद करने का आदेश सरकार दिया गया तो इसको यहाँ पर किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया? इन्होंने कहा कि कारखाने बंद हो गए, जो मालिक हैं, जो वहाँ पर लाखों लोग जो मजदूरी करते हैं वो क्या हो गए? बेरोज़गार हो गए। तो देखो यहाँ तो बेरोज़गारी का किसी प्रकार का मुद्दा नहीं देखा हमने। वहाँ पर क्या नहीं देख पा रहे हैं हम? प्रदूषण से संबंधित जो मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया। अब वो साथ में ये कह रहे हैं कि सरकार आदेश निकाल दी, नहीं तो इनके मालिकों के लिए, जो कारखानों के मालिक हैं या मजदूर हैं, इनके ना तो पुनर्स्थापना के ना तो कोई विशेष प्रयास हुए, और हुए भी हैं कहीं पर तो वहाँ विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की कमी है। तो हम यहाँ एक ही घटना के बारे में 2 अलग अलग रिपोर्टें हमको यहाँ देखने को मिली। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा समाचार पत्र ने किस पक्ष को ज़्यादा जोर दिया और दूसरे ने किस पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया। तो क्या इसको हम संतुलित रिपोर्ट कह सकते हैं, संतुलित समाचार कह सकते हैं इसको? हम इसको और स्पष्ट रूप से, विवरणात्मक रूप से समझते हैं। वास्तविकता में यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का केवल एक ही पक्ष जान पाएंगे। हम जब अगर एक ही समाचार पत्र पढ़ते ना तो हम एक ही पक्ष को जान पाते। जैसा कि हमने न्यूज़ ऑफ इंडिया का देखा कि उसने केवल क्या है, प्रदूषण को रोकने के लिए जो सरकार का जो फैसला था उस पर ही बात चर्चा की। लेकिन अगर हम दूसरे पहलू पर, दूसरे डेली रिपोर्ट, जो डेली न्यूज़ की जो रिपोर्ट थी उस पर गौर नहीं करेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में उस आदेश की वजह से बहुत लोगों का क्या हो गया? रोज़गार भी छिन गया। यदि आप न्यूज़ ऑफ इंडिया को पढ़ा होगा तो हमने आपके विरोधियों की बातें व्यर्थ लगती है, उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना आपको व्यर्थ लगता होगा। यदि आप न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा है तो उसमें देखो किस प्रकार से कारखाना के जो मालिक हैं, मज़दूरों के द्वारा जो यातायात को अवरुद्ध कर दिया गया था,
उसको वो अवरुद्ध करना आपको व्यर्थ लगा होगा, क्योंकि आप ये जान पाएंगे उसके माध्यम से कि वास्तव में ये तो सरकार का बहुत अच्छा फैसला है कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कर रही है, सरकार ने ऐसा कार्य किया है। और अपने उनकी जो बुरी छवि है वो आपके ऊपर अंकित हो गई। उस समाचार फर्स्ट जो समाचार पत्र था न्यूज़ ऑफ इंडिया, तो आपके मन में उनके लिए बुरी छवि अंकित हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, यातायात को प्रभावित कर रहे थे। और यातायात जब प्रभावित होता है तो बहुत लोगों को कई कई प्रकार से तकलीफ होती है। दूसरी ओर यदि आप इंडिया दिल्ली की पढ़ा होगा तो आपने कारखाना बंद होने से बहुत लोगों की रोजी रोटी छिन गई। लेकिन हमने जब इंडिया दिल्ली की रिपोर्ट पढ़ी तब हम उसके दूसरे पक्ष के बारे में भी जान पाए। उसमें क्या जान पाए कि वास्तव में कारखाने बंद होने से बहुत सारे जो उसके कारखानों के मालिक हैं और जो वहाँ पर जो मज़दूर काम करते हैं उनकी क्या छिन गई, रोजी रोटी छिन गई, उनका रोज़गार छिन गया। बहुत सारे है ना लोग जो भूखे मरने की कगार पर आ गए। तो दोनों पक्ष को यहाँ पर अलग अलग माध्यम से उजागर किया, अलग अलग रिपोर्टों के माध्यम से हमने देखा। तो हम इसको संतुलित रिपोर्ट नहीं कह सकते, संतुलित समाचार नहीं कह सकते। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण पर चर्चा होती है। अब हमने वहाँ दोनों समाचार पत्रों की जो अलग अलग रिपोर्ट के माध्यम से हमने समझा कि दोनों संतुलित नहीं की जा सकती। अब संतुलित रिपोर्ट होती क्या है? संतुलित रिपोर्ट वो होती है जिसमें हर दृष्टिकोण को है ना जो चर्चा की जाए, प्रदर्शित किया जाए, लिखा जाए, बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के नियंत्रण के भय से। वही क्या कहलाती है? संतुलित रिपोर्ट। और फिर उसके बाद में अगर संतुलित रिपोर्ट आएगी तो उसके राय, जो अच्छी राय बनेगी या बुरी राय बनेगी, वो आपको किस पर छोड़ देना चाहिए? पाठकों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। समाचार पत्रों का या न्यूज़ चैनल वालों का तो काम क्या होना चाहिए कि आपको क्या करना है? ओनली संतुलित रिपोर्ट देनी है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। अब हमने इस पर पूर्व में भी चर्चा की थी कि संतुलित रिपोर्ट कोई समाचार पत्र है या न्यूज़ चैनल वाले क्यों नहीं दे पाते हैं, लिख पाते हैं, क्योंकि उन पर है ना जो किसी न किसी प्रकार से किसी है ना जो भारी दबाव होता है, नियंत्रण होता है किसी का। इसलिए उनका स्वतंत्र होना, समाचार पत्रों का, मीडिया का स्वतंत्र होना सर्वप्रमुख बात है। अब यहाँ जो समाचार होते हैं वो किसी द्वारा नियंत्रित या प्रभावित न करे। जब किसी के द्वारा नियंत्रित और अगर प्रभावित नहीं होगा तो ही जो समाचार पत्र है वो क्या दे पाएंगे? संतुलित रिपोर्ट दे पाएंगे। उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं, ये किसी समाचार पत्र को कोई निर्देश न दे कि उसमें क्या तो सम्मिलित करना है आपको और क्या उसमें से हटाना है। वो स्वतंत्र होनी चाहिए। वो निर्भीक रूप से अपना जो समाचार पत्र है उसमें मतलब जो उसके सभी पक्ष है, सभी दृष्टिकोणों को क्या करना चाहिए? उजागर करना चाहिए। उसके किसी के नियंत्रण का भय उसको नहीं होना चाहिए। तभी जाकर समाचार पत्रों का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। लोकतंत्र में स्वतंत्र समाचार माध्यमों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो, लोकतंत्र में स्वतंत्र समाचार नहीं होंगे, स्वतंत्र मीडिया नहीं होगा तो बहुत सारे है ना जो कार्य प्रभावित होंगे। हम तक संतुलित रिपोर्ट नहीं आएगी, हम तक सही खबर नहीं आएगी, क्योंकि वह किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होगी। इसलिए लोकतंत्र का में सबसे पहले है ना जो उसका स्वतंत्र होना, मीडिया का क्या होना? स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन तथ्य क्या है कि आज संचार माध्यम क्या है? स्वतंत्र नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं, जब हम सुनते हैं कि आज जो संचार के जो माध्यम हैं, जो समाचार है, न्यूज़ चैनल है, वो क्या है? स्वतंत्र नहीं है। उन पर किसी न किसी प्रकार से सरकार का या किसी अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों का क्या रहता है? दबाव रहता है, नियंत्रण रहता है। इनमें मुख्यतः दो कारण हैं। पहला क्या है कि सरकार का है ना जो इन संचार के माध्यमों पर क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। सरकार कई प्रकार के प्रतिबंध लगाती है। किन पर? संचार के माध्यमों पर। अब वो प्रतिबंध किस प्रकार से है कि जब सरकार है ना समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति और जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है, तब उसे सेंसरशिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंसरशिप। कि जब सरकार द्वारा कोई समाचार पत्र है
या कोई न्यूज़ चैनल की कोई खबर है या कोई फिल्म का कोई दृश्य है या गीत है, उन पर जब सरकार क्या करे, उन पर जब जन समुदाय से पहुंचने से पहले उनके विभिन्न पक्षों को है ना प्रतिबंधित करना चाहे, तो उसे क्या कहते हैं, सरकार द्वारा सेंसरशिप कहा जाता है, प्रतिबंधित करना। तो ये सरकार का क्या है, नियंत्रण है। किस पर है, समाचार के जो पत्र हैं या न्यूज़ चैनल है, जिनको हम क्या कहते हैं, संचार के माध्यम कहते हैं। भारत में कई बार सरकार ने संचार माध्यमों पर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा काल 1975 से 77 का काल रहा। अब भारत में है ना समय समय पर अलग अलग सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के जो सेंसरशिप लगाए गए हैं, विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। किन पर, संचार के साधनों पर, संचार माध्यमों पर, संचार के माध्यम पर। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रबल रूप से जो संचार के जो माध्यम है उन पर प्रतिबंध हमको देखने को मिला, वो 1975 से 77 में जो आपातकाल लगा था हमारे भारत पर जो आपातकाल लगा था, वहाँ हमारे को सेंसरशिप देखने को मिला। सरकार ने विभिन्न प्रकार के जो समाचार पत्र है, न्यूज़ चैनल हैं, उन पर क्या लगा दिया, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। अब यहाँ सेंसरशिप को आपको एक चित्र द्वारा भी क्या किया गया है, समझाया गया है। तो किस प्रकार से जब टीवी और मोबाइल या इंटरनेट पर कोई घटना, कोई समाचार या कोई कार्यक्रम आपके पास पहुंचता है, तो उससे पहले उसमें से काट छांट कौन कर देता है, उससे पहले सरकार का जो एक सेंसरशिप बोर्ड होता है वो उस पर काट छांट करता है। तो हमने यहाँ देखा कि संचार के जो माध्यम है वो पूर्णतः क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। जबकि हमने देखा कि संतुलित रिपोर्ट हमारे पास आने के लिए संचार के जो माध्यमों का सबसे पहले क्या होना ज़रूरी है, स्वतंत्र होना ज़रूरी है। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर करती है। अब सरकार है ना, जो हम फिल्म देखते हैं, कई प्रकार के जो अभिनेताओं द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं, फिल्में बनाई जाती हैं, उन फिल्मों को पर तो सरकार का क्या है, नियंत्रण है। उन फिल्मों पर है ना विभिन्न प्रकार के दृश्यों को वो काट सकती है और अनुमति भी दे सकती है। लेकिन जबकि हम देखते हैं कि जो समाचार पत्र हैं या जो न्यूज़ चैनल है, उन पर सरकार का पूर्णतः नियंत्रण नहीं है। समाचारों पर या न्यूज़ चैनलों पर पूर्णतः नियंत्रण किसका नहीं है, इसका सरकार का नहीं है। जिसके कारण बहुत सारे समाचार पत्र और चैनल संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। अब देखो, फिल्मों पर तो जैसे सरकार का सेंसर है, प्रतिबंध है, उस प्रकार से समाचार पत्रों या न्यूज़ चैनलों पर नहीं होने से क्या होता है कि जो समाचार पत्र है, न्यूज़ चैनल है, वो संतुलित रिपोर्ट देने में असफल रहते हैं। संचार के माध्यमों के विषय पर शोध करने वालों का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण होता है। अब जो संचार के माध्यमों पर जो विभिन्न प्रकार के शोध करते हैं विभिन्न प्रकार के लोग, तो उनका ये कहना है कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पूरी तरह से सभी खबरें ना संतुलित क्यों नहीं आ पाती है, क्योंकि इन पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का क्या होता है, पूर्णतः आधिपत्य होता है। और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, धन कमाना होता है। तो वो जो वास्तव में समाज में कोई है ना, जो कोई घटना हो रही है कोई किसी वस्तु की वजह से, तो वो उस पक्ष को उजागर नहीं करते हैं, उनसे पैसे वैसे लेकर विज्ञापन दिखाते हैं। तो आगे हम इसको और विस्तार से समझेंगे, आगे नेक्स्ट स्लाइड में इसको और समझेंगे किस प्रकार से है ना जो प्रभावित होता है धन के माध्यम से। अब यहाँ आप देख रहे हो एक चित्र के माध्यम से, ये देखो एक विज्ञापन का चित्र है। विभिन्न प्रकार के विज्ञापन आप टीवी पर इस प्रकार से देखते हो, जैसे ये अमूल का है, सीमेंट का है, और भी बहुत सारे हैं। इसमें से इस प्रकार के आप विज्ञापन देखते हो। जब ये विज्ञापन देते हैं, मान लो आप यहाँ पर ये पार्ले-जी बिस्कुट का विज्ञापन है। अब पार्ले-जी बिस्कुट वाला क्या देता है, टीवी वालों को, अखबार वालों को ना बहुत सारे पैसे देता है विज्ञापन देने के लिए। अब मान लो अभी कोई गड़बड़ हो जाए पार्ले-जी बिस्कुट में, तो उसके पक्ष को उजागर नहीं करके उसके अच्छे पक्ष को ही उजागर कौन करते हैं, ये समाचार पत्र या न्यूज़ चैनल वाले करते हैं, क्योंकि वो तो उनसे क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। अब उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, यहाँ पर धन कमाना ही होता है। इसलिए यहाँ पर आया कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों का जो इन पर कब्जा होता है, इस वजह से ये संतुलित रिपोर्ट हमको नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट और समझते हैं हम कि संचार के माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता होती है।
अब ऐसा क्यों किया जाता है? विज्ञापनों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना इनका लक्ष्य रहता है, क्योंकि उनको क्या रहती है? निरंतर धन की आवश्यकता रहती है। हमने देखा था शुरुआत में कि किस प्रकार से स्टूडियो में किस प्रकार से कार्य किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा धन खर्च करना पड़ता है, तब जाके वो कार्यक्रम क्या करते हैं? प्रसारित करते हैं। विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण ही उनके विरोध में लिखना उनके लिए कठिन हो जाता है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया है वहाँ पे पार्ले जी का। पार्ले जी में फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया कि अब किसी के विरोध में कुछ लिखना उनके लिए असंभव हो जाता है, क्योंकि वो उन विज्ञापनों के माध्यम से क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण संचार के माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता है। अब इनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? धन कमाना। तो ये एक तरह से व्यापार ही हुआ टीवी के माध्यम से। तब इनका है ना जो ये संतुलित रिपोर्ट हमारे पास प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त संचार के माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण और रुचिकर हो जाएगा। कोई किसी खास पक्ष को उजागर नहीं करके किसी अन्य पक्ष जो कि रुचिकर है उसको ही ये संचार के जो माध्यम है वो प्रसारित क्यों करते हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता उनको देखे। ज़्यादा से ज़्यादा जनता अगर विज्ञापन देखेंगी तो उनसे धन कमाएंगे। तो किसी दूसरे पक्ष को, जहाँ पर समाज में कोई दुर्व्यवहार हुआ, कोई घटना हुई, उसके पक्ष को नहीं उजागर करके किसी अन्य रुचिकर पक्ष को ये उजागर करते हैं। तो इनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? धन कमाना। क्या दोनों समाचार पत्रों में दिया गया उपयुक्त विवरण एक जैसा है? हमने 2 समाचार पत्रों के है ना जो रिपोर्ट पढ़ी, एक तो न्यूज़ ऑफ इंडिया और एक है ना डेली न्यूज। अब उन दोनों में जो क्या था, जो विवरण दिया गया था, क्या वो एक जैसा है? हमने यहाँ समझाया, आपको विस्तार से समझाया। वास्तव में वो एक जैसा नहीं है, उनमें काफ़ी अंतर हमारे को देखने को मिला। तो आपके प्रश्न ये आ सकता है, और उनमें क्या क्या समानताएं और क्या क्या अंतर दिखाई दिया, ये आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में नोट करना है उन समाचार पत्रों का, जैसे मैंने आपको समझाया कि क्या क्या अंतर हमारे को दिखाई दिया। यदि आप न्यूज़ ऑफ इंडिया में दिया गया विवरण पढ़ेंगे तो इस मुद्दे के बारे में क्या सोचेंगे? अब न्यूज़ ऑफ इंडिया में जो विवरण दिया गया था कि किस प्रकार से जो कारखाना जो मालिक है, मज़दूर है, उन्होंने किस प्रकार से यातायात को जाम कर दिया और लोगों को इस बारे में काफ़ी परेशानी हुई, तो आप उसको किस प्रकार से देखोगे? वहाँ पर भी आपको यहाँ पर लिखना है। अपने प्रिय टीवी कार्यक्रम के दौरान विज्ञापित होने वाली 3 चीज़ों की सूची बनाइए। अब ये तो आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आप सब लोग क्या करते हो? रोज़ टीवी देखते हो। तो आपको 3 ऐसी चीज़ों की सूची बनानी है जो रोज़ आप जब टीवी कार्यक्रम देखते हैं तो वो ज़्यादातर अक्सर वही विज्ञापन आते हैं। तो आपको क्या बनानी है? सूची बनानी है। तो चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे। समाचार पत्र लीजिए और उसमें दिए गए विज्ञापनों की संख्या गिनिए। कुछ लोग कहते हैं कि समाचार पत्रों में बहुत अधिक विज्ञापन होते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह बात सही है? यदि हाँ तो क्यों? समाचार पत्र लीजिए, समाचार पत्र जैसे अखबार, उसमें देखो बहुत सारे विज्ञापन होते हैं। तो क्या वास्तव में वो विज्ञापन बहुत सारे होते हैं और ऐसा क्यों होता है? विज्ञापन क्यों दिया जाता है? इसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा कर ली। तो यही आपको लिखना है कि विज्ञापन होते हैं समाचार पत्रों में, लेकिन वो होते क्यों हैं और किस किस प्रकार के विज्ञापन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं समाचार पत्रों में। इस पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। आपको यहाँ पर नोटबुक में इसको प्रश्न को लिखकर क्या करना है? उत्तर लिखना है, स्वयं ही लिखना है। अब देखो, मसौदा तय किया जाना, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हमने देखा कि लोकतंत्र में है ना जो किस प्रकार से संचार के माध्यमों की भूमिका होती है। अब वहाँ पर संचार के माध्यम किसी एजेंडे को किस प्रकार से तय करते हैं, किसी मसौदे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, यहाँ पर हम और पढ़ने जा रहे हैं। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए और इनमें संचार के माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसी के आधार पर वह तय करते हैं कि समाचार में दिए जाने योग्य है कि नहीं है। अब कोई समाचार पत्र में या किसी न्यूज़ चैनल में कोई घटना का जिक्र देने योग्य है या नहीं है, इसके बारे में कौन एजेंडा तय करते हैं? वो संचार के माध्यम तय करते हैं। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में, अब देखो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। मान लो आपके विद्यालय में क्या आयोजित हो रहा है? सांस्कृतिक कार्यक्रम या वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अब वहाँ पर
कोई न्यूज़ चैनल वाला है या समाचार पत्र का कोई संपादक नहीं आता है और आपके उस कार्यक्रम को नहीं देखता है, उसको क्या प्रकाशित नहीं करवाता है, किसमें, समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करवाता है। लेकिन जब वहाँ पर कोई मुख्य अतिथि के रूप में अगर अभिनेता आ जाता, अगर आपके वार्षिक उत्सव में अगर सिंपल कार्यक्रम होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक आपके स्कूल के वार्षिक उत्सव का क्या है, चित्र दे रखा है आपको समझाने के लिए। अगर हम सिंपल रूप से बिना किसी को बुलाए वार्षिक उत्सव मनाते तो ना तो कोई पत्रकार आता और ना आपके स्कूल की खबर उसमें समाचार पत्र में छपती। लेकिन अगर आपके स्कूल में कोई मुख्य अतिथि के रूप में कोई अभिनेता आ जाता, कौन आ जाता, अभिनेता, तो हम देखते हैं कि समाचार पत्र के विभिन्न संपादक वहाँ आ जाते और उस अभिनेता के साथ में संबोधन करते हुए, है ना, बच्चों के साथ में हंसी मजाक करते हुए कि फ़ोटो वहाँ पर ज़रूर देते। तो ये सब तय कौन करते हैं, कौन सी खबर देने हैं और कौन सी खबर नहीं देनी है, ये तय कौन करते हैं, ये खुद संचार के माध्यम तय करते हैं। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर एक समाचार पत्र का कुछ अंश दिया गया है। यहाँ पर कैमरे में ताका जाकी की तो मिलती थी पूरे क्रू को खाना खिलाने की सजा। यहाँ पर ये विवरण किसका है, एक फिल्म जब शूटिंग हो रही थी तो वहाँ के जो मेंबर है उस पर ये खबर छपी है, जबकि आम आदमी से वहाँ की खबर से क्या लेना देना है। तो किसी घटना पर, कौन सी घटना पर फोकस करना है, किस घटना को देना है, किस घटना से लोगों को होना जानकारी होना ज़रूरी है, ये कौन तय करता है, ये समाचार पत्र हैं या संचार के जो माध्यम है वो तय करते हैं। इनसे हमारा जो संचार के माध्यमों से क्या है, हम सब प्रभावित होते हैं। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। अब हमने जब शुरू में भी इस पर चर्चा की थी कि हाँ, संचार माध्यम से हमारे क्या क्या प्रभावित होते हैं, हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण बदलाव संचार के माध्यमों के अनुसार आता है और उनसे, है ना, जो हमारे जो विचार हैं और भावनाएं हैं और जो हमारे कार्य हैं वो सब क्या होते हैं, संचार के माध्यमों से प्रभावित होते हैं। इस कारण संचार के माध्यम हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। इस तरह से हमने देखा, आपके स्कूल का उदाहरण भी लिया और उसमें अभिनेता का भी उदाहरण लिया। तो इस प्रकार के से संचार के माध्यम है हमारा मसौदा और एजेंडा तय करते हैं। इससे हम कुछ और उदाहरणों के माध्यम से इनको समझते हैं। जैसे अभी हाल ही में, है ना, संचार माध्यमों ने एक कोला पेय, आपने ये पेप्सी, कोका कोला, इनके बारे में सुन रखा होगा, आपने पिया भी होगा इनको, है ना, और इनको देखा भी होगा। और अक्सर आप, है ना, जो टेलीविज़न न्यूज़ चैनल या समाचार पत्रों में इनके विज्ञापन भी देखते हैं। तो क्या हुआ कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले क्या हुआ था कि जो समाचार पत्रों ने या न्यूज़ चैनल वालों ने, संचार के माध्यम है ये, तो इन्होंने क्या किया, जो कोला पेय में जो कीटनाशक का जो स्तर होता है, कीटनाशक उसमें जो पाए जाते हैं, उसके स्तर की लोगों के समक्ष जानकारी रखी। समाचार पत्रों में वो दिया गया कि किस प्रकार से कोला पेयों से हमारे शरीर को नुकसान होता है। ये किस जनता के समक्ष कौन लेके आया है, ये समाचार पत्र और जो न्यूज़ चैनल वाले, और हमारा ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा से होने वाली जो रिपोर्ट प्रकाशित की। इस तरह से कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। अब यहाँ पर जनता के समक्ष जो कोला पेयों में विभिन्न प्रकार की जो वो पाई गई, कमी पाई गई, जैसे कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा, उसके बारे में, उसकी गुणवत्ता और उसकी सुरक्षा के मद्देनज़र पूरे विश्व में किसने ध्यान आकर्षित किया, इन्होंने किया, संचार के माध्यमों के द्वारा ये किया गया। सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला जो पीना है ना, जो सुरक्षित नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो घटना घटी थी कोला पेयों के बारे में, जो विस्तार पूर्वक समाचार पत्रों या टीवी चैनलों के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि कोला पेयों को पीना, है ना, सुरक्षित नहीं है, हमारे शरीर के लिए सुरक्षित नहीं है, और निडरतापूर्वक उन्होंने दिया, क्योंकि सरकार का बहुत सारा दबाव भी इन पर था, संचार के माध्यमों पर, क्योंकि सरकार को क्या मिलता है, बहुत सारा रेवेन्यू, राजस्व मिलता है इन विभिन्न कंपनियों द्वारा। तब सरकार के दबाव के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, जनता के समक्ष इसके जो दुष्परिणाम थे पीने से जो होते हैं कोला पेय को, उसको सामने उजागर किया। जैसे कि आपके किताब में इसका दे रखा है, चित्र भी दिया गया है। ये जो कोका कोला है, ये विभिन्न प्रकार की पेप्सी है, डाउन टू अर्थ
तो इस प्रकार से आपके ये चित्र दे रखा है वहाँ पर। तो उसमें हम ये समाचार पत्रों के द्वारा इस पक्ष के बारे में, अब यहाँ पर क्या कहलाई जाएगी, ये संतुलित रिपोर्ट कहलाई जाएगी, क्योंकि संबंधित घटना का उन्होंने जिक्र किया और बिना किसी दबाव से किया। किन्होंने? संचार के माध्यमों ने। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जब संचार माध्यम विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं, लेकिन जैसे वहाँ पर सफल रहे जनता के भलाई के लिए, है ना, जो समय पर जो सही संतुलित खबर उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन कई बार सभी बार ऐसे करने में वो असफल रह जाते हैं। कौन? संचार के माध्यम क्या रह जाते हैं? असफल रहते हैं। और हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समय समय पर सभी सही पक्षों को समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से उजागर किया जाए तो वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमको सभी चीज़ों के बारे में समय पर सही जानकारी मिल जाती है। उदाहरण के लिए, अब जैसे आप यहाँ पर एक और उदाहरण के माध्यम से इससे समझ सकते हो कि कुछ चीज़ों के लिए, है ना, जो खबरें, है ना, जो प्रकाशित करना क्यों ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर है कि प्रतिवर्ष, है ना, जो पीने का पानी की कमी रहती है हमारे देश में, और इससे, है ना, जो हज़ारों लोग जो कष्ट सहते हैं। हमारे भारत में पीने की पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और इस वजह से बहुत सारे लोग हमेशा कष्ट में रहते हैं और पीने का सुरक्षित पानी सभी लोगों को नहीं मिलता है। फिर संचार माध्यम हम इस विषय पर कम ही चर्चा करते हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि समाचार पत्र किस बात को ज़्यादा उठाएंगे, किसी अभिनेता की विषय पर बात करेंगे या उसका लेख आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो हमारे जीवन में रोज़ नए नए कष्ट हमको झेलने पड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पीने के पानी का उदाहरण लिया, किस प्रकार से महिलाएं, है ना, दूर दूर से पानी लेकर आ रही है। हर घर में पानी की सुविधा ही नहीं है, पानी की बहुत कमी है। तो इस प्रकार की खबरें विभिन्न समाचार पत्रों या संचार के माध्यमों के द्वारा, है ना, जो आपको देखने को नहीं मिलती होगी। तो इस प्रकार के सभी प्रकार के जो पक्ष हैं जो संचार के माध्यम उजागर नहीं करते हैं, और इसी के अंतर्गत हम उदाहरण और लेंगे आगे। अब देखो, जैसे हमने देखा पानी पर, है ना, जो समाचार पत्र या विभिन्न संचार के माध्यम, है ना, जो हमारा पक्ष उजागर नहीं करते हैं सरकार के समक्ष या जनता के समक्ष, लेकिन यहाँ पर जैसे समाचार पत्र, मैंने एक अभिनेता का उदाहरण भी लिया, यहाँ पर भी आपके किताब में एक उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार भारतीय पत्रकार ने, है ना, जो डिजाइनरों की जो फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने वस्त्र प्रदर्शित करते हुए समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर इस खबर को महत्वपूर्ण स्थान दिया। मुख्य पृष्ठ पर जो समाचार पत्र है, एक समाचार पत्र ने क्या दिया, एक फैशन शो आयोजित हो रहा था, जैसा कि आप देख रहे हो ये इस चित्र में फैशन शो आयोजित हो रहा है। तो उस फैशन शो को आयोजित होने की जो खबर को, है ना, जो उस समाचार पत्र ने अपने मुख्य पृष्ठ में दिया। लेकिन जब उसी समय मुंबई में क्या हुआ, अनेक झोपड़पट्टियों को सरकार के द्वारा गिरा दिया गया, तब उस खबर को किसी प्रकार से महत्व नहीं दिया गया और किसी भी समाचार पत्र में उस समय देखने को नहीं मिला। तो ये देखो एजेंडा और मसौदा किस प्रकार से तय करते हैं। यहाँ पर ये समाचार देने योग्य था क्या? लोगों के जो कष्ट है उसको उजागर नहीं करके, लोगों की जो झोपड़पट्टियाँ गिर गई मुंबई में उसको उजागर नहीं करके, वहाँ पर जो फैशन शो आयोजित हुआ उसको, है ना, जो मुख्य पृष्ठ पर क्या मिला, उस समाचार पत्र पर मुख्य पृष्ठ पर जगह मिली। तो इस प्रकार से ये प्रभावित होते हैं। कौन? समाचार पत्र। अभी क्यों होते हैं? ये धन की वजह से होते हैं, पैसों की वजह से, क्योंकि इस फैशन शो से इसको भी काफ़ी पैसे मिले होंगे, लेकिन कोई झोपड़पट्टी जिनकी गिर गई वो थोड़ी पैसे देंगे उनको कि भाई जाओ हमारी खबर छापो। तो इस प्रकार से ये मसौदा एजेंडा तय करते हैं। कौन? संचार के माध्यम। संचार के माध्यमों के द्वारा एजेंडा तय करते हुए झोपड़पट्टियों के स्थान पर फैशन वीक की खबर को मुख्य पृष्ठ पर निकालने से क्या नतीजा निकला? अब इससे क्या नतीजा निकला? अगर वो खबर छपती तो जनता के समक्ष ये मैसेज जाता और सरकार, है ना, जो उनके पुनर्स्थापना की उनके कार्य करती या उनकी झोपड़पट्टियों को नहीं गिराती अगर ये खबर छपती तो। लेकिन उन्होंने ये खबर नहीं छाप के क्या छापा? फैशन शो का ये खबर छापी, मुख्य पृष्ठ पर इसको और दिया, महत्व और दिया। क्या आप किसी ऐसे विषय के बारे में जानते हैं जो आपको इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं लगा क्योंकि संचार माध्यमों में उसे दिखा नहीं गया था, लेकिन क्या आपने भी ऐसी कोई खबर पढ़ी है जिसमें, है ना, जो आप महत्वपूर्ण नहीं लगा? ऐसी खबरें जो आपको महत्वपूर्ण नहीं लगी कि इसको देने का तो कोई विचार ही नहीं था,
ये देना कोई ज़रूरी नहीं था। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिनको देना ज़रूरी था, जिनसे जनता है ना जो कुछ सीखती या सरकार से कुछ अपेक्षा करती। ऐसी बहुत सारी खबरें आपको समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनलों में आप देख सकते हो। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि हमने इसके बारे में पहले चर्चा कर ली कि प्रजातंत्र में है ना जो संचार के जो माध्यम है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जैसे हमारे चुनाव होते हैं, उस समय जो किसी जैसे विधानसभा के चुनाव होते हैं तो 5 साल के जो सरकार के विभिन्न काम काज है उसके बारे में समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनलों में बताया जाता है। उसके अच्छे पक्ष और बुरे पक्ष के बारे में बताया जाता है। तो उन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता तक ये बात पहुंचती है कि 5 साल इस सरकार ने अच्छे कार्य किए, तो उसी सरकार के पक्ष में क्या होता है, मतदान अधिक होता है जो पूर्व में सरकार रही। तो इस प्रकार से प्रजातंत्र में संचार के माध्यमों से क्या होता है, लोकतंत्र प्रभावित होता है। संचार के माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह से एजेंडा निश्चित कर देते हैं। अब जैसे हमने देखा कि किस प्रकार से चुनाव में है ना जो समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वो एजेंडा तय कर देते हैं और सरकार बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि आम जनता तो कोई सरकार के जो कामकाजों की विस्तृत जो ब्यौरा उनके पास होता नहीं है, वो ब्यौरा उनको कौन उपलब्ध करवाता है, समाचार पत्र या न्यूज़ चैनल वाले उपलब्ध करवाते हैं कि इस सरकार ने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या अच्छे कार्य किए। तो इस तरह से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे ये एक चित्र द्वारा बताया गया है कि जो विभिन्न लोगों द्वारा ना जो सरकार के समक्ष विभिन्न जो कार्यों पे जो अच्छे कार्य नहीं करती है सरकार, तो उनके खिलाफ क्या रोष प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न लोगों द्वारा रोष प्रकट किया जा रहा है। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यमों को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। हमने इसके बारे में पीछे भी पढ़ लिया कि हम सेंसरशिप किसे कहते हैं। किसी सरकार द्वारा ना किसी भी देश की सरकार द्वारा जब संचार के माध्यमों पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सेंसरशिप कहते हैं। आजकल संचार के माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध है। इसके बारे में भी हमने पढ़ते हैं कि आजकल जो संचार के माध्यम है और व्यापार का क्या है, घनिष्ठ संबंध है। व्यापार से धन कमाना उनका क्या होता है, मुख्य लक्ष्य होता है। इस वजह से संचार के माध्यम क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। वो संतुलित रिपोर्ट हमको नहीं दे पाते हैं। इसलिए इस ध्यान में रखते हुए सजगता के साथ देखना होता है कि समाचार में प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी पूर्ण है या नहीं है। इसलिए हमको यह जानकारी रखनी पड़ती है कि जो समाचार पत्र में या न्यूज़ चैनलों में जो आ रहा है वो तथ्यात्मक जानकारी है या नहीं है, वो पूर्णतः सही है या नहीं है। क्या हमें उस समाचार पत्र द्वारा सही रिपोर्ट दी जा रही है, सही पक्ष को या सभी दृष्टिकोणों को उजागर किया जा रहा है। जैसे आप यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ये चित्र आपकी बुक में से ही लिया गया है। अब समाचार पत्र जो बड़े बड़े समाचार पत्र होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन साथ में जो स्थानीय समाचार होते हैं जो स्थानीय स्तर पर ना छोटे लेवल पर लिखे जाते हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो जैसे यहाँ पर एक चित्र में दिया गया है, यहाँ पर जो ये उत्तर प्रदेश में क्या है, एक जगह है, उसमें है ना जो एक छोटा सा समाचार पत्र, वहाँ विभिन्न महिला जो 8 दलित महिला है उनके द्वारा ये समाचार पत्र निकाला गया है और उसके माध्यम से किस प्रकार से है ना जो लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है, इसके बारे में है यहाँ पर दे रखा है। फिर भी मैं इसको विस्तार से समझा देते हैं कि यह जानकर है कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों से, उनके जीवन से है। इसलिए कई स्थानीय समूह अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। अब हम जानते हैं कि जो बड़े बड़े समाचार पत्र हैं या न्यूज़ चैनल वाले हैं वो अपने स्थानीय क्षेत्र की जो विभिन्न प्रकार की समस्या है उनको उजागर नहीं करते हैं। इसलिए क्या होते हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे समाचार माध्यमों के मदद से, ऐसे संचार माध्यमों की मदद से क्या करते हैं, लोगों को अपने क्षेत्र की जानकारी देते हैं और साथ में सरकार तक भी अपना पक्ष रखते हैं। जैसे कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के बारे में बताते हैं। जैसे वहाँ स्थानीय लोग हैं तो रेडियो के माध्यम से अपने लोगों को फसलों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से बीज उपयोग में लिया जाए, किस प्रकार का उर्वरक उपयोग में लिया जाए। इस प्रकार से आपने देखा होगा, सुना होगा, अपने माता पिता से भी ऐसी चर्चा सुनी होगी।
विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण देते हैं। अब देखो, साथ में जो स्थानीय लोग होते हैं वो एक छोटी छोटी जो स्थानीय जो समस्याएं होती हैं उन पर क्या बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। और कभी कभी तो इन जो स्थानीय लोगों को क्या दे देते हैं, वो कैमरे और आवश्यक प्रशिक्षण दे देते हैं ताकि वो अपने आसपास जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं या विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं जो घटित हो चुकी है उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए और इंटरनेट पर, टीवी पर, है ना, जो अपलोड करवाने का काम फिर उनका रहेगा। तो इस प्रकार से ये कार्य किया जाता है। दूसरा उदाहरण है, एक खबर है, लहरिया नामक एक समाचार पत्र है जो कि ये महिलाएं पढ़ रही है। अब ये जो महिलाएं जो खबर पढ़ रही है ये 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया गया एक स्थानीय समाचार है। ये कहाँ पे चलाया गया? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ज़िले में चलाया गया। कहाँ चलाया गया? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ज़िले में। यहाँ पर हर 15 दिन में ये निकाला जाता है और इसको स्थानीय बुंदेली भाषा में इसको छापा जाता है और वहाँ उसी स्थानीय बुंदेली भाषा में 8 पृष्ठों में इसको छापा जाता है। और इसमें क्या क्या होता है, जो दलित महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में, वहाँ स्थानीय घटनाओं के बारे में, स्थानीय समस्याओं के बारे में इसमें विभिन्न खबरें होती है। अब इनको पढ़ने वाले कौन होते हैं? वहीं के स्थानीय लोग, जिनमें कौन कौन होते हैं? दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक, महिलाएं और किसान। ये सब लोग उन इस लहरिया जो नामक ये है ना, लहरिया समाचार पत्र स्थानीय लेवल का, उसको पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे स्थानीय क्षेत्रों की जो जानकारी हमारे को वहीं के स्थानीय छोटे छोटे समाचार पत्रों के माध्यम से हमको मिलती है। अतः हमें समाचार विश्लेषण हेतु निम्न प्रश्न पूछने चाहिए। अब देखो, हम यहाँ समाचार पत्रों के जो लोकतंत्र में भूमिका है उसके बारे में पढ़ा और साथ में, है ना, जो किस प्रकार से सरकार का उन पर नियंत्रण होता है उसके बारे में पढ़ा और किस प्रकार से जो समाचार माध्यम है वो एजेंडा और मसौदा तैयार करते हैं उसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भी हमने अध्ययन कर लिया। अब उन्हीं में से ये प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनके आपको नोटबुक में उत्तर अंकित करने हैं कि इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है। अब आपके पास कोई समाचार पत्र आया तो आपको देखना है कि उसमें कोई रिपोर्ट आई जिसको आप पढ़ रहे हो, उससे आपको क्या जानकारी मिली, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही और साथ में उसमें कौन सी आवश्यक जानकारी है जो नहीं दी गई है, कौन सा पक्ष उसमें छूट गया है, इसको भी आपको लिखना है। यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है और किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। किस दृष्टिकोण से ये लेख लिखा गया है और किस दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया है और क्यों छोड़ा गया है, इन सभी पक्षों को आप लिखोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना जो ये चैप्टर है 6, ये इन क्वेश्चनों के साथ ही समाप्त होता है और आपके ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके तीसरे भाग में पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।